और देखिए लगातार जो एक्शन लिया जा रहा है। बात अगर मसूद अजहर की जाए, वो आतंकी कैंप या वो हेडक्वार्टर जो सालों से उसने तैयार किया, वो पल भर में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। और दर्दनाक उसके लिए यह बात रही कि उसके अपने तक इस हमले में मर गए हैं और वो खुद ये रिएक्शन दे रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। और इसका ये जो मरकज था जिसके लिए मदरसा शब्द यूज किया जा रहा है, सुभान अल्लाह नाम था इसका। जी। आप देखिए कि ईश्वर भी यही चाहता था कि तुमने जो बीज बोए हैं, जो नफरत के बीज हैं, आतंक के बीज हैं, उनसे कुछ मीठा नहीं पैदा होगा, उससे वो कांटे बबूल के पैदा होंगे जो तुम्हारी तरफ तो रुख करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे जो अजीज लोग हैं, जिनसे तुम अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तुम उनको मरते हुए देखोगे। और आज मसूद अजहर कुछ उसी फीलिंग से दो चार हुआ है। और यही वजह है कि वो आतंकी जो दूसरों का खून बहाने में ज़रा भी संकोच नहीं करता था, आज वो एक बेसहारा बुजुर्ग की तरह ये कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। काश तुम पहले समझ जाते ये बात मसूद अजहर, और हिंदुस्तान को सौंप देते खुद को और कहते कि मैं गलत रास्ते पर चला गया था, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने उसके पहले जो तुम्हारे लिए ये मंजर पैदा किया है, खौफनाक मंजर, अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना, उनके ताबूत निकलते हुए देखना, इससे बड़ी तकलीफ दुनिया की कोई नहीं है। रोज मरोगे अब तुम अजहर मसूद। जी क्या कहेंगे राणा साहब, एक क्विक रिएक्शन। महेंद्र प्रताप सिंह राणा जी। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि झुका घुटनों पर और तेरी आंखें चुंधाई शमशीरों से, क्यों गीदड़ तूने भिड़ा दिया क्रोधित भारत के शेरों से। मैं यही बोलूँगा कि तुमने खुद गलती की है जी, कि आपने अपने उन गीदड़ों को जो निहत्थों पे वार करने के लिए भेजा था, तो वो अब तुमको भारत की सेनाओं से निपटना पड़ेगा। हम तो कभी बिल्कुल राणा साहब, और इस वक्त हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें मसूद अजहर के परिवार के लोगों की बताई जा रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों में बताया देख सकते हैं आप कि किस तरह से टारगेटेड ऑपरेशन में जो आपको कीमत चुकानी पड़ती है अगर आपका रास्ता गलत होता है। इसी ज़मीन पर एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक गलत कदम, चाहे वो आतंक के रास्ते पर हो, लापरवाही के रास्ते पर हो, अय्याशी के रास्ते पर हो, वो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है जब उसके नतीजे एक स्वार्थी और कमज़र्फ इंसान या ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है कि ये उसके हक़ में है, ये उसके साथ है, दुनिया उस पर मुस्कुरा रही है। लेकिन नहीं, मुस्कुराता तो ऊपर वाला है। और आज जो हालात हैं मसूद अजहर के, कि जब वो इन छिन्न भिन्न शवों को देख रहा होगा तो खून के आंसू रो रहा होगा। जया बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये कहा जाता है कि आपके कर्मों का फल आपके परिवार को कई बार भुगतना पड़ता है। तो भले ही मसूद अजहर के परिवार ने कुछ ना किया हो, लेकिन उसे भुगतना पड़ेगा मसूद अजहर का किया और हुआ। देखिए जया कि ठिकाने ही तबाह नहीं हुए हैं, शेयर बाजार भी तबाह हो गया है। जी आपका रिएक्शन कितना है माइनस? अभी ये तो डिटेल्स हमारे पास नहीं आए हैं। नहीं, बट शेयर मार्केट ज्यादा डाउन नहीं है। बता देते हैं सर, जल्दी से बता देते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सेंसेक्स 100 पॉइंट्स नीचे। के शेयर बाजार में भी तबाही इस वक्त मची हुई है। क्या स्थिति है ये बताएंगे जल्दी से। 2000 पॉइंट नीचे होना चाहिए आज। पाकिस्तान शेयर मार्केट में तबाही एक बार फिर से, लेकिन क्या तबाही मची है, कितने अंक नीचे गिरा है, ये अभी कहना तो मुश्किल। बिल्कुल करीब। देखिए मैंने बोला है कि इंडियन स्टॉक मार्केट विल गो अप, बिकॉज अगर उनका स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाएगा, या फ्लैट है हमारा स्टॉक मार्केट। और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। लेकिन हमको इसको 6300 अंक बताइए, तो बहुत बड़ा अंक है। पहले 2500 गिरा था। इसका मतलब कि उनको चोट लगी है।
अगर हम इसको एस्केलेट कर देंगे, 6300 अंक टूटा करा हाँ, स्टॉक इंडेक्स। अगर हम इसको एस्केलेट करेंगे इस वॉर को, तो 10-15 हज़ार पॉइंट नीचे हो जाएगा और हमारा 10-15 हज़ार पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यू सी। तो बट इसको एस्केलेट करना पड़ेगा, मेरी बात को सरकार को मानना पड़ेगा कि अब हमको इस लड़ाई को पाकिस्तान आर्मी तक ले जाना पड़ेगा। और दूसरा जो मैंने बोला है, ये अजहर मसूद, अगर इनका खात्मा नहीं किया तो ये इंडिया के लिए बहुत डेंजरस हो जाएंगे अब, क्योंकि उनके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। तो वो अब क्या है कि अब वो इंडिया के अगेंस्ट में ही काम करेंगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि हमको पाकिस्तान आर्मी को ब्लैकमेल करना चाहिए, उनसे ये सारे टेररिस्ट मांग लेने चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि अब आप जो है सरेंडर कर दो, नहीं तो हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारे पास ये बातें जो हम इस वक्त यहाँ बैठकर इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि ये बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ये बात सरकार को माननी चाहिए कि अब हमें पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करना चाहिए, या हमें ये डिमांड रखनी चाहिए कि हम जंग छेड़ देंगे अगर आपने इन बड़े आतंकियों को हमें नहीं दिया या हमें नहीं सौंपा। महेंद्र प्रताप सिंह जी, इस स्थिति से निपटने के लिए तो भारत सरकार पूरी तरह से तैयार होगी। सर, भारत भी ये कोशिश करेगा कि अब हम कैसे फायदा उठा सकते हैं इस परिस्थिति का। पीछे हटने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है भारत। मैं बोलूँगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और भारत की तीनों सेनाएं, नभ थल जल, तीनों तरफ से हम पूरी तरह से रेडी हैं। हमारे पैरामिलिट्री तैयार हैं, हमारे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उन्होंने आज मॉक ड्रिल की तैयारी कर रखी है और पहले से भी वो काफ़ी ट्रेंड है। हमारे पूर्व सैनिक, लगभग भारत में 40 लाख पूर्व सैनिक हैं। हम सब वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला भारत माता के पर अपने सर्वोच्च बलिदान का। हम सारे तैयार हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, क्योंकि ये तो केवल एक क्रिया जो उन्होंने एक कायराना हरकत की थी उसकी प्रतिक्रिया थी। अगर पाकिस्तान अब कोई हरकत करता है तो भारत उसका जवाब बहुत मजबूती से देगा और हम सारे तैयार हैं। अगर युद्ध होगा तो फैसला इस बार फैसला करके ही क्या जो संजय सिंह तोमर जी बात रख रहे हैं कि हमें या भारत को भी डिमांड करनी चाहिए कि आतंकवादियों को हमें सौंप दो, तो इस बात से आप सहमत हैं सर? क्या डिमांड रखनी चाहिए अब इस परिस्थिति में हमें? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि अभी जब हमने इंटरनेशनल प्रेशर और सब तरफ से सारे देश हमारे पक्ष में हैं, तो हमको ये दबाव डालना चाहिए पाकिस्तान पे कि जो हमारे जो गुनाहगार हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको हमारे प्रत्यर्पित करके भारत भेजा जाए और हमको सौंपा जाए। तो ये दबाव बनाया जा सकता है। एक और आपको चीज बता दें, जो एक कंपैरिजन था अच्छा हल होगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी पहल होगी। कराची का शेयर बाजार गिरा तो भारत में इसका क्या रिएक्शन हुआ। तो भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई तो प्री ओपनिंग जो थी उसमें तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शुरुआती झटके के बाद भारतीय बाजार ने तेजी से रिकवरी की और सुबह 9:30 बजे के आसपास बीएसई सेंसेक्स 196 अंक यानी 0.24 चढ़कर 80,000 से ऊपर कारोबार करता हुआ दिखा और निफ्टी 50 इंडेक्स में 64.60 अंकों की बढ़त मिली। तोमर साहब, बिल्कुल, मैंने ये बोला था, सुबह मैंने बोला था। और अगर हम पाकिस्तान को ब्लैकमेल करें और हम बोलें कि हम ये जो लड़ाई है हम पाकिस्तान आर्मी तक ले जाएंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि हम 80,000 से 90,000 हो जाएंगे और हम पाकिस्तान को तोड़ पाएंगे और हम सभी के जेब में 50-50 हजार रुपए आ जाएंगे। इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। ठीक है सर, कुछ तस्वीरें जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। आतंकवाद का या आतंक का जनाजा किस तरह से निकलता है। देखिए, आतंकी मसूद अजहर का परिवार खत्म हो चुका है और हाफिज सईद के ठिकानों से जो शव निकाले जा रहे हैं, ये ताबूत आप देख सकते हैं, ये आतंकवादियों के शव हैं जो इस आतंकवाद को देखिए आप सकते हैं कि किस तरह से ताबूत में ये निकाले जा रहे हैं। आतंकी मसूद अजहर का परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में और हाफिज सईद के ठिकानों से जो शव निकाले जा रहे हैं, ये हश्र होता है। ये संदेश है भारत का कि ये हश्र होता है और यही हश्र होगा अगर अब आपने एक भी कोशिश की भारत के खिलाफ कोई रणनीति बनाने की या भारत पर हमला करने की या भारत के बेगुनाहों की जान लेने की। लंबे समय से
आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान चलाता आ रहा है और भारत उससे परेशान रहा है, लेकिन अब ये भारत एक्शन लेना जानता है और इस बात का सबक पाकिस्तान को मिलना बहुत जरूरी था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ पीएम मोदी जो 3 अलग अलग देशों की यात्रा पर जाने वाले थे वो रद्द कर दी गई है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, आतंकी मसूद का परिवार खत्म हो गया है और उसकी आंखों के सामने अब उसके परिवार का जनाजा निकाला जाएगा। तब शायद उसे उस दर्द का एहसास होगा जो भारत के बेगुनाह परिवारों को उसने दिया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जब मौत का कारोबार करने वाले लोग हैं, वो मौत का कारोबार करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। उस समय अहंकार होता है, कई बार धर्म का आवरण ओढ़ लिया जाता है कि ये सब धर्म के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन ये सब अधर्म है। और अधर्म है इसीलिए जितने भी लोग इस तरह का आवरण या खाल ओढ़ने की कोशिश करते हैं वो मुंह के बल गिरते हैं, और न सिर्फ वो गिरते हैं बल्कि उनके परिवार के वो लोग जिनका कोई दोष नहीं होता, जो निर्दोष होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, वो उनकी आंखों के सामने मारे जाते हैं। आज इस आतंकी का भाई गंभीर रूप से जख्मी है, इसके भाई का बेटा मारा गया है, उसकी पत्नी मारी गई है, करीब करीब 10 रिश्तेदार फौत रहे हैं, मारे गए हैं। तो क्या गुजर रही होगी इस पर। वो बच्चे जो कभी इसकी गोद में खेलते थे, क्या वो भी मारे गए हैं? बड़े सवाल हैं। लेकिन खून के आंसू रो रहा है पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री का ये सरगना। जया, निश्चित तौर पर, और ये 2 तस्वीरें इस वक्त अपने आप में सब कुछ कहने के लिए बहुत है कि भारत ने कितनी बड़ी चोट पाकिस्तान के खिलाफ दी है। तोमर जी, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? अब देखिए, मैं यही बोलूँगा कि जैसे मसूद अजहर की फैमिली दिखा रहे हैं कि उनके 10 मेंबर्स मारे गए हैं। अब आप सोचिए कि अजहर मसूद कितना डेंजरस हो जाएगा इंडिया के लिए अगर हम उसको हिरासत में नहीं लेते हैं या हम उसको नहीं मार पाते हैं। तो ये सब चीजें हमको समझनी है और वो इंडिया के अगेंस्ट में ही काम करेगा। बिल्कुल 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 सर, मैं एक और बड़ी खबर बता दूं, जल्दी से लौटूंगी सर। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। ये एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने बड़ा फैसला लिया है। 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। 9 शहरों में 10 मई तक उड़ानें रद्द की गई हैं। ये बहुत बड़ा फैसला एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने लिया है, यानी कि भारत एहतियातन तमाम कदम अब उठा रहा है। 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद होना, तमाम जवानों की छुट्टियां कैंसिल होना, 9 शहरों में 10 मई तक उड़ानें रद्द होना, ये भारत के आगे के एक्शन की तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है। एयर इंडिया ने भी अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये बहुत बड़ा फैसला। 10 मई तक 9 एयरपोर्ट बंद, लेकिन ये भी बता दें कि 10 मई के बाद फिर से बड़ा फैसला भारत की ओर से लिया जाएगा। 10 मई तक की अभी स्थिति को भांपा जाएगा और ये बड़े जो एयरपोर्ट हैं उसमें जम्मू का एयरपोर्ट भी शामिल है, श्रीनगर का एयरपोर्ट शामिल है, लेह का एयरपोर्ट शामिल है। तमाम 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं। एक और बड़ा फैसला भारत सरकार का। शरद जी, तो जम्मू और अमृतसर सहित 9 एयरपोर्ट बंद हुए हैं देश के, और प्रधानमंत्री ने 3 देशों का अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। जिस तरह की ताज़ा परिस्थितियां हैं, जाहिर तौर पर इन परिस्थितियों में एक के बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी। और आपको याद होगा कि पहलगाम की बारसान घाटी के में जो हमला हुआ, बर्बरतापूर्ण हमला, उसके बाद प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे और उन्होंने बीच में अपना दौरा छोड़कर वो भारत लौटे थे। तो 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से रद्द कर दिया गया है। जो सुरक्षा कमेटी है कैबिनेट की, उसकी मीटिंग संपन्न हो चुकी है। जो आवश्यक डिसीजंस हैं वो लिए जा चुके हैं। और कौन जानता है कि तोमर साहब जो बात कह रहे हैं, इस समय भारत के स्ट्रैटेजिस्ट उसी लाइन को फॉलो कर रहे हों। और कौन जानता है कि अभी भी मसूद अजहर का हश्र क्या होगा। अभी क्या वो सेफ है पाकिस्तान में? तो जवाब है कतई नहीं, कतई नहीं। हो सकता है कि उसका अंजाम कुछ और तरीके से सोचा गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत रहस्यमय तरीके से भारत ने हालांकि उससे इनकार किया है। बीते करीब करीब 2 वर्षों में 24 से ज़्यादा ऐसे ड्रेडेड आउटफिट, जो टेररिस्ट आउटफिट है, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग मारे गए हैं।
कोई मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था, कोई कहीं बैठा हुआ था, और पाकिस्तान की तरफ से ये एलिगेशन ढके छुपे शब्दों में था कि इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, लेकिन भारत सरकार ने इसका खंडन किया, विदेश मंत्रालय ने, कि इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। तो बिटवीन द लाइन्स आपको भी समझना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, एक अलग भूमिका होती है। 72 की बात कर रहे थे तोमर साहब, और 72 का वॉर एक ऐसा वॉर था जब हमने इंटेलिजेंस के ज़रिए एक बड़ी विजय हासिल की, और इस 2025 में भी जो हमारी ये स्ट्राइक थी, टेरर स्ट्राइक थी, इसमें भी हमने महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इनपुट का सहारा लेकर हम आगे बढ़े हैं। 1971 में जो रॉ के देन चीफ थे रामनाथ काव, जिनको सार्वजनिक तौर पर कभी देखा ही नहीं गया, सिर्फ एक कार्यक्रम जो विज्ञान भवन का है जया, उसमें कैमराज ने उनको जरा सा पकड़ा था, तो उसके बाद वो उठ के असहज होके तुरंत बाहर निकल गए थे। ये ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कभी अपना चेहरा सामने नहीं रखते, और आप भी शायद जानती होंगी कि ये पान वाले के तौर पर बांग्लादेश में इन्होंने ढाका में डेरा डाला था, और वहाँ बैठकर अपनी एजेंसी के लिए, यानी एजेंसी का चीफ खुद अपने को जोखिम में डालकर बैठा हुआ है ढाका में। ये भारतीय सेना और भारत की सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत गौरवशाली इतिहास है। तोमर सर, के.एन. काव ही क्रिएटेड रॉ को के.एन. काव ने ही बनाया था, और जो मुक्ति बाहिनी का जो क्रिएशन था वो रॉ ने किया था और इंडियन आर्मी ने किया था, और पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको मुक्ति बाहिनी ने बहुत कमज़ोर किया था। तो इसमें के.एन. काव का बहुत बड़ा रोल था, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार थोड़ी एग्रेसिव होना चाहिए। अभी जैसे अजहर मसूद पाकिस्तान में घूम रहा है, तो हमारे पास भी रॉ है, हमारे पास लॉरेंस है, हम लोगों को इनका हेल्प लेके शूट आउट करा देना चाहिए। तो हमको थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए, नहीं तो ये अजहर मसूद जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा इंडिया में। हो सकता है आपकी बात बिल्कुल सुनी जा रही हो तोमर साहब, और ये रॉ को और लॉरेंस को ये काम सौंप देना चाहिए, और इनका शूट आउट कराना चाहिए पाकिस्तान में, और हम लोग करा सकते हैं ये सब काम। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है कि जैसा हमने आपको बताया कि पीएम का क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे का दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री का क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे का, और इस बीच अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मीटिंग के बाद पीएमओ से बाहर निकले हैं, यानी एक चर्चा का दौर पूरा हो चुका है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जी के बारे में जो दिल्ली से रिपोर्ट आ रही है कि कुछ देर पहले वो प्रधानमंत्री निवास से बाहर निकले हैं, और इस बीच प्रधानमंत्री का 3 देशों का दौरा रद्द हुआ है। बिल्कुल, क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे, ये 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी जाने वाले थे, लेकिन वो दौरा रद्द कर दिया गया है। जेपी नड्डा भी मीटिंग से बाहर निकले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जी। निश्चित तौर पर तो कैबिनेट बैठक भी खत्म हो गई है। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मोदी कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही बातचीत उसमें हो रही होगी, और वो बैठक भी खत्म हो चुकी है। लेकिन भारत की ओर से अब लगातार तैयारियां की जा रही है। एक ऑपरेशन एयर स्ट्राइक जो की गई है, ऑपरेशन सिंदूर, आने वाले दिनों में और ऐसे ऑपरेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से कुछ रिएक्शन आ रहे, पाकिस्तानी सेना क्या बोल रही है अब इसे लेकर, वो जल्दी से देख लेते हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे तो पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा करने पर उतर आया है, और वो इंटरनेशनल वर्ल्ड को, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसको यही बताने की कोशिश करेगा कि भारत की ये जो टेरर स्ट्राइक है उसमें आम आदमी का, पाकिस्तान के जान और माल का नुकसान हुआ है, और ऐसा कह के वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। तो देखिए कितनी मायूसी से पाकिस्तान के ये साहिबान, जो सेना में अच्छा खासा कोई ऊंचा ओहदा रखते हैं, ये मीडिया से रूबरू होकर
सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने पर उतारू हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसके बाद कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तोमर सर, देखिए, अभी मैंने उनके जो सीनियर ऑफिसर थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, ही वॉज लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा एयर स्ट्राइक हो गया, इंडिया की एयर सुपीरियरिटी हो गई है, क्योंकि डायरेक्शन हमारा गलत है। यू सी दे आर रिलैक्स्ड। वो स्टेटमेंट देके चले गए, उनमें कोई घबराहट नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, फियर फैक्टर नहीं है उनमें। तो मतलब ऐसा इसलिए भी हो सकता है सर, लेकिन ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वो इस समय दिशाहीन है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया ये। नहीं, लेकिन हमको मंजिल तक पहुंचना है, बट मेरे को ऐसा लगता है एयरपोर्ट बंद किए हैं, इसका मतलब है कि ये दिस वॉर विल एस्केलेट इनटू पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि अभी 10 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। इसका मतलब कि कुछ बड़ा हमला होने वाला है 1-2 दिन में, तो ये करना बहुत जरूरी है, ये समझना, सतर्क रहना, अदरवाइज ये हमारे लिए काउंटर ट्रैप हो जाएगा, ये हमारे लिए काउंटर ट्रैप हो जाएगा। ही वाज लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड, यू सी। तो जो उनका आर्मी का जो सीनियर ऑफिसर था, ही वाज लुकिंग रिलैक्स्ड बिकॉज उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है, यू सी। जो मेन चीज है, उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है, बट हमारा डायरेक्शन मुझे लगता है सही है, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, और वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी, सुभान अल्लाह, ये शायद उन लोगों के बारे में है, आतंकी मसूद के जो परिवार मारे गए, उन्हें शहीद का दर्जा शायद वहां पर दिया। देखिए, ये वो जगह थी, इसका नाम सुभान अल्लाह उन्होंने रखा था, वो मरकज था या मदरसा था वो, जिसे इन्होंने नाम दिया था सुभान अल्लाह। तो उसको डिमोलिश किया गया है, ध्वस्त किया गया, वहाँ इनकी मौत हुई। और ये जो पाकिस्तानी, ये तो वहाँ जो भी है वो अपना प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन ये जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसी बार बार हम बात कर रहे थे, तो अब किसी भी तरह से पाकिस्तान जस्टिफाइड नहीं कर सकता है। राशिद मीर जैसे आप खतरनाक आतंकी को पालते पोसते हो, पूरी दुनिया में ओसामा बिन लादेन क्यों मिलता है आपके यहाँ, एबटाबाद में क्यों मिलता है वो? आखिर आपके विदेश मंत्री पूरे इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान के यही तो कहते रहे ना कि 30 साल हमने आतंक को पाला पोसा है हमने, ये ठीक बात है। बिलावल भुट्टो भी तो यही कह रहे हैं कि हाँ, पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था। अब आप बीज बोओगे बबूल का, तो आम कहां से निकलेगा वहां? अब ये आम नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान का आम जो अवाम है वो तो भुगतेगा ना इसका दुष्परिणाम, और वही दुष्परिणाम जो है इस समय पाकिस्तान भुगत रहा है, और यही मसूद अजहर के फैमिली ने इस दुष्परिणाम को भुगता है। बिल्कुल, लेकिन अभी जब आपने लादेन का जिक्र किया सर, उस वक्त एबटाबाद में जो अमेरिका की ओर से स्ट्राइक की गई थी, उसमें ओसामा को मार गिराया गया था। क्या भारत की ओर से भी हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर के खात्मे के लिए ऐसा कोई कदम उठाया जाना चाहिए या उठाया जा सकता है? महेंद्र प्रताप राणा सिंह जी, मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई है वो यही बताती है जया कि हमने कदम उठा लिया है। हमने उसी तरह से रिएक्ट किया है जिस तरह से दुनिया के ताकतवर मुल्क, जिसमें अमेरिका शुमार है, अमेरिका की मैं बात करूं या इजराइल की बात करूं, जो है बहुत छोटा सा मुल्क, 1 करोड़ की आबादी है उसके पास, लेकिन वो जिस ड्रेडेड तरीके से और जिस उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वो जिस तरह से एक्ट करता है, तो भारत ने शांति के अपने चिर परिचित चेहरे के साथ ये भी बताया है कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम आपको मारेंगे, लेकिन हम चूंकि दुनिया में शांति के पैरोकार हैं, हम शांति के कस्टोडियन के तौर पर देखे जाते हैं, तो हमारा तरीका पाकिस्तान की तरह बेशर्म, निर्लज्ज और हिंसा से भरा नहीं होगा। हमने इतनी तकलीफ के बाद भी इसकी पूरी कोशिश की, और मुझे लगता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस इनपुट है, इसीलिए पाकिस्तान के अवाम में ये गुस्सा नहीं है, ये नाराजगी नहीं है कि भारत ने सिविल इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया। ये बहुत अच्छी पहल है, इसलिए जितने रिएक्शन आप देख रहे हैं लाल मस्जिद के मौलाना सहित, इसमें जया आपने कहीं नहीं पाया होगा कि भारत के खिलाफ गुस्सा है। गुस्सा तब होता जब वहां का आम नागरिक बड़ी संख्या में इस टेरर स्ट्राइक में मारा जाता। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि पाकिस्तान के आम नागरिक खुद आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं, पाकिस्तान के आम लोग भी आतंकवाद से परेशान रहे हैं, क्योंकि भले ही पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह दी जाती रही हो सेना की ओर से या कुछ बड़े लोगों की ओर से, लेकिन वहां का जो आम नागरिक है, जो शांति चाहता है, जो चाहता है कि उन्हें रोजगार मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिले, महंगाई यहाँ पर कम हो जाए,
वो जरूर इससे हमेशा परेशान रहा है और वो खुद ये बात कहता रहा है कि इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। और इसीलिए जितने भी आम नागरिकों के रिएक्शंस आप देख रहे हैं, किसी के चेहरे पर एक आपको और गुस्सा बड़ी दिखाई खबर नहीं मिल देगा। रही है इस समय, एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तानी सेना ने इन एयर स्ट्राइक में 26 लोगों की जान जाने की बात कबूली है। तो पाकिस्तान जो पहले 3 पर था कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, वो अब ये मान रहा है। थोड़ी देर पहले जिस स्पोक्स पर्सन को हम देख रहे थे, 26 लोगों की मौत की बात कबूली है पाकिस्तान की सेना ने, और हमले में 46 के आसपास लोगों की घायल होने की बात की है। और अब यूएनएससी में पहुंचा है पाकिस्तान। यह भी बड़ी खबर है कि अब वही रोंटाई, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, रुदाली कहते हैं, रुदन कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिड़गिड़ाता हुआ पहुंच गया है यूएनएससी। आका हुजूर देखिए कितनी बुरी तरह मारा हुजूर, हमको तो आ भरने की भी इजाजत नहीं मिली हुजूर, देखिए बचाइए माई बाप। तो पाकिस्तान पहुंचा है यूएनएससी में, लेकिन वहां भी क्या होगा? भारत का डोजियर तैयार है। बताओ राशिद मीर, क्यों तुमने मरा हुआ बताया, वो जिंदा क्यों है? हमने बड़ा मजबूत जया डोजियर भी तैयार किया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा कि भारत के विदेश मंत्रालय और उसके अहम किरदार के तौर पर विदेश सचिव मौजूद थे, और उन्होंने जिस तरह से बात की है कि हमारे पास स्ट्रांग इस बात के सबूत हैं कि जिन 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया है, वहां पर आतंकी गतिविधियां भारत के खिलाफ बहुत चलाई जाती थी, और यही वजह है कि हमने उस पर हमला किया। तो भारत की तैयारी पक्की है और भाई साहब की तैयारी कच्ची है। तो अब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएनएससी पहुंच गए हैं, तो 26 मौत की बात भी मान ली है जी। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान यूएनएससी में पहुंचा हो, इस बार भी पहुंचा है तो वहां से भी मुंह की ही खानी पड़ेगी। और अब अपने गिरेबान में झांकने का वक्त पाकिस्तान के लिए आ गया है। या तो घुटने टेक दे या फिर ये कसम खा ले कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को पनाह नहीं देगा, उसका भरण पोषण खत्म कर देगा। कोई विकल्प भारत ने पाकिस्तान के सामने अब छोड़ा नहीं है। महेंद्र सिंह जी। जी मैं बिल्कुल तोमर साहब और आप सबसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अब पाकिस्तान के पास केवल एक ही रास्ता है कि वो जितने भी आतंकवादी उनके पास हैं वो भारत को हैंडओवर करे। नहीं तो पाकिस्तान की अंदर की अंदरूनी हालत भी आप जानती हैं अच्छी तरह से, हम सारे वाकिफ़ हैं कि एक तरह से बलूच आर्मी एक तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रही है, और जो पीओके है वहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं। और अगर अब यूएन के पास जाकर या फिर पाकिस्तान अब कोई एक भी गलत कदम उठाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और सक्षम हैं। तो हम सब अभी इन घटनाओं के बाद आगे अगर कोई भी गलत कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जय हिंद। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक छोटी सी चीज़ मैं समझना चाहूँगा, मेरे साथ आप भी मौजूद हैं और कर्नल साहब भी मौजूद हैं, और जिनका जज्बा तो ये है कि अभी पाकिस्तान को जेब में रख के आप उसको जो है ख़त्म करिए कि भैया स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा, और आप जो है ख़त्म हो, 4 हिस्सों में तकसीम हो। बांग्लादेश तो बनी गया है, खैबर पख्तूनवा हो जाओ, एक हिस्सा वो हो जाए, एक हिस्सा बलूच हो जाए, और सिंध भी बेचारा परेशान है क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों या उनके वालिद हों या फिर बिलावल भुट्टो हों, पाकिस्तान में पंजाब के दबदबे के चलते कभी वाजिब हक किसी भी सूबे को पंजाब के, जो पंजाब के अलावा है, कभी उसको उसका हक नहीं मिला। महेंद्र जी, सेना का जो मोरल है वो भारत में हमने देखा है कि बहुत हाई रहता है। चाहे मैं 62 की वॉर की बात करूं, जब पीठ में खंजर भोंका था चीन ने, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद भी, तब भी हमने 303 राइफल से जो लड़ाई लड़ी थी, जो रिसोर्सेज थे वो बेमिसाल थे, गजब के थे। 65 की लड़ाई अद्भुत थी, और 71 में तो इतिहास ही बना। और कारगिल में भी हमने बताया कि अगर हम स्ट्रैटेजिकली नीचे हैं, हमारी पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, फिर भी हम ऐसा ठोकेंगे पाकिस्तान तुमको कि तुम्हें नानी क्या, तुम्हारे पूरा खानदान याद आ जाएगा। तो भारतीय सेना के इस मोरल पर एक टिप्पणी आपकी जी।
मैं बोलूँगा भारतीय सेना का मोराल अगर आप देखेंगे कि भारतीय सेनाओं का मोराल आज नहीं, जब से हमारा भारत है तब से हमारे सैनिक उसी मोराल में रहते हैं। और इन सब की ताकत है भारत के लोगों का प्रेम। जितना प्रेम आप लोग हम लोग से, भारत के लोग हम सैनिकों से करते हैं, हम उतनी हमारे, आपने गलवान देखा होगा, निहत्थे पटक पटक के मारे थे, यानी खाली हाथ थे और एक पत्थर के टुकड़े के लिए पटक पटक के मारे थे। तो ये हमारी देश की सेनाओं का मोराल है। और अभी भी हम जितने पूर्व सैनिक, अभी साहब लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, जितने भी बैठे हैं, हम सबको आप अभी बोलिए कि आज हम सब तो अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं कि हमारा नंबर नहीं आया। भाई, भारत माता ने हमको सर्वोच्च बलिदान के लिए चुना नहीं, और अगर आज लड़ाई होगी हम सब भाग के बिना बुलाए जाएंगे। तो वहाँ तो भर्तियाँ खोलनी पड़ेगी लोगों को, हम तो बिना बुलाए के दौड़ के जाएंगे कि अभी मारने और मरने का मौका मिल रहा है। सलाम ये जज्बा जो कुछ भी है सब आप लोगों का प्रेम है जी। इस जज्बे को सलाम है। कर्नल साहब हों, तोमर साहब हों या राणा साहब हों, यही भारतीय सेना का वो जज्बा है, क्योंकि हम चलते हैं मोरालिटी से, हम नैतिकता से चलते हैं। और बखूबी कहा तोमर साहब ने इससे पहले कि पाकिस्तान की सेना चलती है पैसे से। कितना पैसा मिलेगा, वो पैसा दोगे जी तो हम पहुंचेंगे जी, और हमारे परिवार का करो यार, हमारे लिए फार्म हाउसेस खरीदो। ये अगर आप करेंगे तो आपके भीतर ही एक करप्शन है, आपके भीतर ही एक भ्रष्टाचार है। और भारत की सेना के गौरवशाली किस्से अगर आप सुनते चले जाएंगे तो एक के बाद एक ऐसी गौरवशाली गाथाएं हैं। तो ये बहुत जी जया, कोई बड़ी खबर? बिल्कुल। देखिए, भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजरायली स्टाइल में ये एयर स्ट्राइक किया गया है। भारत ने इजरायली स्टाइल में पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया। पहले टारगेट लॉक किया और फिर मिसाइल से अटैक किया। हमला इजराइल की प्रिसिशन स्ट्राइक शैली से प्रेरित बताया जा रहा है। फिलिस्तीन और लेबनान पर ऐसे ही हमला बोला जाता है। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिया है। भारत ने अपने तरीके से सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भारत ने किया और खुफिया जानकारी जो मिली उस पर त्वरित कार्रवाई की गई, इस पर जोर दिया गया। भारत का न्यूनतम नागरिक नुकसान पर जोर रहा और ऐसा ही हुआ है। भारत ने इजरायली स्टाइल में हमला बोला कि आम नागरिक, मासूम लोग, ना भारत के उन्हें नुकसान पहुंचे, ना ही पाकिस्तान के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचे। लेकिन हमला ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की जड़ें हिल जाए, पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार और पाताल तक पहुंचकर पाकिस्तान और उसके आतंकी जो हैं, जिन्हें भरण पोषण जिनका पाकिस्तान कर रहा है, उन पर स्ट्राइक होनी चाहिए। और वही भारत ने करके दिखाया है। इजरायली स्टाइल में ये हमला हुआ है पाकिस्तान पर। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है जो हमला भारत ने किया है, क्योंकि इजराइल अपने इन्हीं हमलों के लिए जाना जाता है। और बहुत ही उसका जो डिज़ाइन है हमलों का, वो पूरी दुनिया में एक अलग डिज़ाइन है। वो टिट फॉर टैट है, जिसकी वकालत कर्नल साहब हमारे बीच में बैठ के बराबर कर रहे हैं। वो बी फिटेड आंसर देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। वो कहता है कि नहीं, आपने आए कैसे, आप ना, सवाल ही नहीं उठता, हमें नहीं छोड़ना है आपको। कोई दुनिया की ताकत बीच में आ जाए, उसका कहना है कि नहीं। भारत ने बिल्कुल उसी रास्ते पर हम कदम होते हुए, आगे बढ़ते हुए, भारत ने भी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। फ़र्क ये था, चूँकि हमारा रुतबा, हमारा ओहदा एक ऐसे मुल्क का है जो दुनिया में न सिर्फ डेमोक्रेसी की बहुत गहरी रूट्स की वजह से पहचाना जाता है, बल्कि हम दुनिया में शांति के एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भरोसे में लिया, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को भरोसे में लिया, और इसके बाद भी हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ जाएगा। लेकिन हमने ये कहा कि छोड़ेंगे तो नहीं अब। और जो तरीका था, जिस तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल हमने किया, ये बताता है कि भारत अब नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के साथ लड़ाई के लिए तैयार है। जया, निश्चित तौर पर। और एक बात याद आती है, क्योंकि इजरायली स्टाइल में जब भारत ने अटैक किया, तो ये अटैक के बाद इजराइल की ओर से जो रिएक्शन आया वो भारत के सपोर्ट में आया है, भारत के समर्थन में आया है। और ये भारत और इजराइल के बीच हुई दोस्ती का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप कह सकते हैं, या भारत और इजराइल के बीच जो पक्की दोस्ती है उसी का परिणाम आप कह सकते हैं। क्योंकि जैसे ही यह हमला हुआ, उस जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल के राजदूत हैं
रुवेन अजार, जिन्होंने भारत के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि और एक और इजराइल- बड़ी खबर जी, मिल रही है जया, इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला बयान सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर पर। देश के लिए गर्व का पल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये पहला स्टेटमेंट सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, तो जो खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए गर्व का, बहुत प्राउड मूवमेंट इसे देश के लिए बताया। जी जया। निश्चित तौर पर सर, और अभी तक देखिए रक्षा मंत्री के, इसके साथ ही विदेश मंत्री के, या आप ये कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी रिएक्शंस आ गए थे, उनकी वैल्यू है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अगर पहला रिएक्शन इस पर दिया है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम बैठकें अभी इस वक्त चल रही हैं और उन बैठकों के बीच पीएम मोदी का पाक को लेकर ये बयान देना कि हमें देश पर गर्व है और देश के लिए ये गर्व का विषय है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पहला रिएक्शन आया है। कैसे देखा जाए तोमर जी से? देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और डेफिनेटली इससे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का मोराल और ऊपर बढ़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये एक गर्व का मोमेंट है और इतना बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ओसामा बिन लादेन वॉज ए क्रिएशन ऑफ ISI, पार्क आर्मी एंड अमेरिकन आर्मी। वेरी ट्रू सर। ठीक। और उसके बाद जो है, जो 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें ISI का हाथ था, यू सी। और फिर उसके बाद अमेरिकन जो सील्स हैं, अमेरिकन जो कमांडोज हैं और ISI ने मिलकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मारा, यू सी। तो पाकिस्तान एक बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है, इस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। और अभी जो आपने बताया कि टारगेट को लॉक किया है और फिर हमने उसको सैटेलाइट के थ्रू फायर किया मिसाइल, ये सारा जो सिस्टम है इजराइल ने अभी पैलेस्टीन में यूज़ किया था। और मोटा मोटा वो सिस्टम उन्होंने, क्योंकि जो इजराइल के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया में हैं और इजराइल अभी इंडिया का फ्रेंड है, बिकॉज इजराइल को भी डर है कि अगर कहीं गलती से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर कर लिया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब 3 कंट्री में फेंक सकता है, एक इंडिया में, दूसरा इजराइल में, तीसरा अमेरिका के ऊपर। और ये तीनों दोस्त बने हुए हैं लाइन में। ये सारी जो है ये स्ट्रेटजी है और इसका फ़ायदा इंडिया गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो सब न्यूक्लियर ब्लफ है, ये क्लियर हो चुका है अभी। नहीं तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देता। और इस लड़ाई को हमको पाकिस्तान आर्मी तक ले जाना है, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, उन्होंने अमेरिका को भी धोखा दिया है। इसलिए इस बार अमेरिका हमारे साथ है और अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए। अगर हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया और कहीं गलती से वो चाइना से न्यूक्लियर बम उठा के लेके आ गए तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसका पूरा फ़ायदा लेते हुए हमको पाकिस्तान का खात्मा कर देना चाहिए, उससे कुछ भी कम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और पाकिस्तान को हम ब्लैकमेल कर सकते हैं इस टाइम कि अगर आप हमको ये नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे। और मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करेगी अगर हम उनको बोल दें कि हम आपके कराची पोर्ट में अटैक करने वाले हैं 100 ब्राह्मोस मिसाइल से। और मैंने टीवी में भी प्रोग्राम देखा था, आप एक ब्राह्मोस मिसाइल जो गलती से पाकिस्तान के अंदर चला गया था उसको तो आप रोक नहीं सके। जब 100 ब्राह्मोस मिसाइल एक साथ कराची पोर्ट के ऊपर आएंगे तो आप कहाँ भागोगे? ग्वादर पोर्ट के ऊपर आएंगे, आप कहाँ भागोगे? और अगर हम पाकिस्तान की नेवी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो पाकिस्तान का एक जो डिफेंस फोर्स है वो ख़त्म ही हो जाएगा और पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर देगी। तो हमको पाकिस्तान को मौका नहीं देना है, बिकॉज इट इज़ अ रोग स्टेट। तो ये हमको समझना है। बिल्कुल ठीक बात है कि रोग स्टेट है और उसका जो अंत है वो भी तय है, क्योंकि अधर्म की पारी कभी लंबी नहीं होती। और आप दुनिया के उन तमाम मुल्कों की तरफ अगर नज़र डालेंगे, चाहे आप इतिहास की तरफ जाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन देशों ने ये कोशिश की कि वो दुनिया के चौधरी बने और उसका सहारा वो टेरर को बनाएं, तो वो कामयाब नहीं हुए। वो जापान जो कभी
पर्ल हार्बर के लिए पहचाना जाता था, जिसने अमेरिका के दांत खट्टे करने की ठानी थी, हिरोशिमा के अटैक के बाद वो शांति का ऐसा पक्षधर हुआ है कि उसकी मिसाल दी जाती है। तो आप आतंक के रास्ते पर कभी लंबा नहीं चल सकते हैं, ये तय मानिए। और ये मुश्किलात निश्चित तौर पर, और भारत ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति, जिसे आपने कर्नल साहब बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि अटैक डिफेंस के साथ हम आगे बढ़े हैं। हमने ये नहीं दिखाया ऑफेंसिव हुए हैं हम, लेकिन डिफेंसिव भी बराबर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने कोई भी ऐसा गलत कदम उठाया तो भारत से ज़्यादा पूछा जाएगा। पाकिस्तान तो एक ऐसा, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसा देश है, जैसा आपने कहा रोग स्टेट है, कि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और उसके बारे में लोग तो यही कहेंगे, जैसा कहा जाता है कि अरे साहब वो कोई, उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं आप, वो क्या जिक्र करने के काबिल है। जया, बिल्कुल सही बात कही। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि सेनाओं की तारीफ पीएम मोदी ने की है, शाबाशी दी है, और ये कहा है कि हमें सेना पर गर्व है। लेकिन तोमर जी की जो बातें सुन रहे थे सर, ये जज्बा इस वक्त हर भारतीय में है। महेंद्र प्रताप सिंह जी भी यही बात दोहरा रहे थे, तोमर जी भी यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत को ये एक्शन लेना चाहिए, ऐसा एक्शन लेना चाहिए। ये जज्बा हर भारतीय के अंदर है। एक और बड़ी खबर, एक और आतंकी, बड़े आतंकी के मारे जाने की खबर, और इस आतंकी का नाम है, लश्कर का आतंकी है याकूब मुगल, और इस समय उसके जनाजे की तैयारी हो रही है। और बताया जा रहा है कि काफी इस समय मायूस चेहरों के साथ उसके समर्थक बड़ी संख्या में वहां जनाजे में जुट रहे हैं। तो याकूब मुगल ये भी मारा गया है इस हमले में। तो भारतीय सेना का ये जो ज्वाइंट एफर्ट है वायुसेना के साथ और नेवल आर्मी के साथ, ये इट सीम्स दैट इट इज क्वाइट सक्सेसफुल, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत अद्भुत सफलता रही है इस पूरे ऑपरेशन की, कि हमने ऐसी चोट मारी है कि आतंकवाद की कमर पाकिस्तान में तोड़ दी है। याकूब मुगल मारा गया है और उसके जनाजे की इस वक्त पाकिस्तान में तैयारी है। अब यहाँ ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो हालात हैं कि ठीक से आखिरी इनको कब्र भी नसीब होगी, ठीक से आखिरी मिट्टी भी मिलेगी इन्हें ठीक से कि नहीं मिलेगी। जया, बिल्कुल। और देखिए, मसूद अजहर जो फूट फूट कर रोया है, कौन कौन मारा गया, बहन बहनों समेत 14 सदस्य। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई नहीं बचा, केवल मसूद अजहर, जो अब शायद पश्चाताप या तो कर ले, या फिर ये जैसे कि तोमर जी कह रहे हैं कि मसूद अजहर को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता कि उसका परिवार खत्म हो जाए। वो केवल आंसू बहाएगा, लेकिन वो रिटेलिएट भी कर सकता है, और उसके लिए भी भारत को तैयार रहना होगा। मसूद अजहर ये कहता है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। उसका भाई रऊफ इस वक्त गंभीर रूप से घायल हुआ है। शाम 4 बजे के बाद जनाजा निकाला जाएगा, और अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है मसूद अजहर ने। पश्चाताप तो शायद कर नहीं सकता, क्योंकि ना जाने कितने बेगुनाहों की जान इस आतंकवादी ने ली है। इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारत का एक बड़ा हमला, जिसमें बड़ी सफलता मिली है, और शायद पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद ये पहली बार हुआ है कि इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई हो। इसके पहले जितनी भी स्ट्राइक्स भारत ने की थी आतंकवाद के खिलाफ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं थी शरद जी शायद। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर और भारत ने बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से बताया है, सारी जानकारी दी है, और हमने एक तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंटरनेशनल वर्ल्ड को हमने संबोधित किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हम इसको आगे बढ़े लेकर। और जाहिर तौर पर भारत ने ये जो वक्त लिया है, करीब एक पखवाड़ा, ये जो फोर्टनाइट रहा, 15 दिन रहे, इन 15 दिनों में हमने तैयारी की है। हमारे पास इनपुट्स थे, लेकिन हमने हड़बड़ी नहीं दिखाई। हड़बड़ी दिखाने का काम कायर और बुजदिल करते हैं। भारत एक डीप रूटेड स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज और अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्कों की तरफ से अगर कोई सवाल आते हैं तो उन सवालों का बहुत मजबूत जवाब दस्तावेज़ों के साथ उसे देना है। इसीलिए उसने इतना वक्त लिया, इंटेलिजेंस इनपुट्स को बहुत सहेजा, संभाला, और जब सही वक्त आया तो उसने हमला किया, और उसी के साथ
अब हमारी तैयारी, डिप्लोमेटिक तैयारी होगी। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब के लिए अब उनकी पारी शुरू होती है, जो बहुत ही अपने रिफाइंड एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और उनसे बात करके उनके जो आलोचक हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि भारत का विदेश मंत्री कितना ज़हीन, कितना काबिल और भारत से जुड़े मसलों पर कितने रिफाइंड एक्सप्रेशंस के साथ सामने आता है। महेंद्र सिंह राणा साहब का एक रिएक्शन जरूर हम लेना चाहेंगे इस पर। जी, थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ये भी एक बड़ी खबर है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये परंपरा का हिस्सा है कि राष्ट्रपति को अवगत कराएं। थोड़ी देर पहले उन्होंने जो रक्षा संबंधी मामलों की कैबिनेट की कमेटी है उसकी मीटिंग उन्होंने की, और उस मीटिंग में जो अप्राइज था उनको उसकी जानकारी से वो अवगत हुए, और जो जानकारी उसके पास थी, उनके पास थी, उन्होंने उससे टीम मेंबर्स को अवगत कराया, और अब राष्ट्रपति से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और राणा साहब का एक रिएक्शन। जी, मैं बोलूँगा बिल्कुल बहुत ही सोची समझी तरीके से, बहुत ही शांति से, ये समझदारी से लिया हुआ फैसला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि ये गर्व का विषय है, तो ये बिल्कुल सही है। और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं बोलना चाहूँगा कि गर्व से लहरा, जो हमारा तिरंगा है, लहरा गर्व से चोटियों पर मेरे प्यारे कफन, की तत्पर हैं लाखों शीश तुझ पर बलि जाने को। तो हम सारे लाखों लोग अभी भी तैयार बैठे हैं अपने तिरंगे के लिए कि कभी भी ऐसा कुछ भी हो तो हम सारे तैयार हैं कि पाकिस्तान नहीं, कोई भी दुश्मन, चाइना कोई भी आंख दिखाए तो हम सारे होने वाले हैं। हम 140 करोड़ लोग हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय हिंद की सेना। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जी जया। बिल्कुल। और महेंद्र जी, सोशल मीडिया तो इस वक्त भरा हुआ है सर, जिस तरह से लगातार वीडियोस पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहे, पूरा सोशल मीडिया फुल है। अब ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दाव को लेकर ये कह रहे हैं कि जैसा कहा जाता है ना कि लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में गाड़ी को मोड़ लिया, तो ऐसे एक प्रयास भारत की ओर से किया गया है पाकिस्तान को चकमा देने की कोशिश, और लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में मुड़े और उसके बाद ये हमला कर दिया गया। सोशल मीडिया में इस तरह के मीम्स बन रहे हैं सर। आप ये डिसेप्शन जो हमारी फौजी लैंग्वेज में कर्नल साहब बैठे हैं सब जानते हैं, इसको डिसीव करना कहते हैं। और ये रणनीति है, युद्ध नीति है। अगर किसी को नहीं आती है, अगर पाकिस्तान को नहीं आती या किसी और को, वो उनकी गलती है। तो ये जब मॉक ड्रिल की बात हो रही थी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है और पूरा मीडिया मॉक ड्रिल के पीछे था, तभी जो काबिल लोग थे उनको पता चल गया कि हाँ, इस मॉक ड्रिल के पीछे कुछ ना कुछ तो होना है, तो वो हो गया रात को। बिल्कुल, जो होना था वो हो गया और पूरी दुनिया के सामने है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने है। एक क्विक रिएक्शन तोमर साहब का भी इस पर हम जरूर लेना चाहेंगे। जी सर। बिल्कुल, अभी हम लोग सही डायरेक्शन में हैं और मुझे लगता है कि इस वॉर को हमको एस्केलेट करना चाहिए। और मैं भी एक छोटा सा शेर बोलूँगा, हालांकि मैं शेर शायरी नहीं करता हूँ। जंगल में पाकिस्तान में बहुत सारे शिकार हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने अभी तक पाकिस्तान आर्मी का शिकार नहीं किया है। बिल्कुल ठीक बात। वो शिकार हम लोगों को करना चाहिए, तो हम मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और फ़िलहाल अभी तक एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ हमारे फेवर में है और इसको एस्केलेट करना चाहिए, इसका मोमेंटम बढ़ाना चाहिए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, इसका डेप्थ बढ़ाना चाहिए। अभी हमने 100 किलोमीटर तक ही लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमको अभी 200, 300, 400 किलोमीटर तक हमको जाना चाहिए। नेवी को पाकिस्तान नेवी के ऊपर अटैक करना चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर होंगी तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और हम एक पावरफुल कंट्री बन जाएंगे और हम न्यूक्लियर अटैक से सेफ हो जाएंगे, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका। बिकॉज कहीं पाकिस्तान को समय हमने दे दिया और कहीं गलती से वो बॉम्ब लेके आ गए तो फिर उसको हम काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस बार मौका मिला हुआ पीओके वापस लेने का और पाकिस्तान को डिवाइड करने का, और हम सक्षम हैं। और इस मौके पे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस समय महेंद्र प्रताप सिंह राणा साहब भी हमारे साथ हैं और
तोमर साहब, कर्नल सर भी हमारे साथ हैं। मैं योगेंद्र यादव नाम के एक अद्भुत हमारे जांबाज योद्धा की कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। कारगिल युद्ध परवान पर चढ़ा और टाइगर हिल्स पर चुनौतीपूर्ण स्थितियां। हम स्ट्रैटेजिकली हम ऐसी जगह थे जहां हम टारगेट आसानी से बन सकते थे पाकिस्तान की फौज के निशाने का, रेंजर्स का, और वही हुआ। और टाइगर हिल्स की उस चोटी पर लगभग सारे जितने भी हमारे अधिकारी और जांबाज हमारे सैनिक थे वो वहां पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्रवाई का निशाना बने और वीर गति को, शहादत की गति को प्राप्त हुए। 15 गोलियां लगती हैं मुश्किल से 21-22 साल के एक नौजवान को जिसका नाम है योगेंद्र सिंह यादव। 15 गोलियां लगती हैं और योगेंद्र सिंह यादव एक इंटरव्यू में यह बात कहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जब वो आए थे, अमिताभ बच्चन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा था, हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं मर गया हूं, लेकिन मुझे जब आवाजें सुनाई दे रही थी तो मुझे लगा कि शायद मैं मरा नहीं हूं। फिर भी मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी मैं कैसे जिंदा हूं। उन्होंने कहा कि इसी बीच मैंने पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी का यह स्टेटमेंट सुना कि जाओ एक बार और गोली चलाओ। तो एक सैनिक पाकिस्तान का मेरे करीब आता है और मेरे सीने पर AK-47 रखकर बट चलाता है लगातार। आप जानते हैं कि 47 से लगातार फायरिंग होती है, लेकिन योगेंद्र सिंह कहते हैं ये भारत में, भोपाल में जिस तरह से भगवान दास सबनानी विधायक, सीनियर लीडर बीजेपी नजर आ रहे हैं, तो योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि मेरे जेब में कुछ सिक्के रखे थे और वो गोलियां उनसे टकराई और मुझे जख्मी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर रहा था कि शायद मैं जिंदा नहीं हूं। जाते हुए वो पाकिस्तानी सैनिक जब मेरे पैर से टकराया तो मुझे लगा नहीं, मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरे पैरों से हरकत मेरे ब्रेन तक पहुंची। फिर मैंने हिम्मत जुटाई। किसने हिम्मत जुटाई सर? जिसको 15 गोलियां लगी हैं, उसने हिम्मत जुटाई और एक हैंड ग्रेनेड खींचकर उसकी पिन पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ उछाला। एक जोरदार धमाका हुआ और पाकिस्तान के एक सैनिक का सर उछलकर बगल गिरा, जहां पर भारतीय जांबाज शहीदों के पार्थिव शरीर थे। योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि पाकिस्तान के फौज के लोगों ने बड़े आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने एक मिस इंटरप्रिटेशन ये किया कि लगता है पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है, क्योंकि ये सब तो दुनिया से विदा हो चुके हैं। योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके AK-47 से कुछ गोलियां चलाई, उसमें भी कुछ पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हुई और फिर मैं टाइगर हिल की उस चोटी से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचा ताकि मैं अपने कैंप में यह बता सकूं कि ऊपर मदद की जरूरत है, नहीं तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। और जब वो नीचे पहुंचे तो इतना खून बह चुका था कि उनकी आवाज नहीं निकल रही थी और बहुत ठंड लग रही थी। तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने पूछा, योगेंद्र तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा सर मेरी चोटी को बचा लीजिए, मेरी चोटी को बचा लीजिए, क्योंकि वो खतरे में है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये भारतीय सेना की वो कहानी है जो आंखें नम कर देती है और भावना से मन को भर देती है कि एक 22 साल का लड़का जो भारतीय सेना में भर्ती है और वो ये कह रहा है कि मेरी चोटी बचा लीजिए साहब। वहां कोई भी जीवित नहीं बचा है, सब चले गए हैं दुनिया से। मैं पता नहीं कैसे बच गया। 15 गोलियां लगी हैं, 2.5 साल हॉस्पिटल्स में काटे और परमवीर चक्र अपने सीने पर लगाकर ये भारतीय सेना का जाबाज योद्धा अपनी इस गौरव गाथा की बयानी कर रहा है। जया, बड़ी खबर मिल रही है जी। बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। एक बड़ी खबर, अमेरिका की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, एडवाइजरी अमेरिका ने जारी की है। ये क्या एडवाइजरी है, जरा जल्दी से इसे देख लेते हैं। अमेरिकी नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जो अमेरिका ने जारी की, फिलहाल पाकिस्तान की यात्रा ना करें, पाकिस्तान की यात्रा ना करें। यूएसए की ओर से कहा गया फिलहाल पाकिस्तान की यात्रा करने से बचें। ये एडवाइजरी अमेरिका की ओर से जारी की गई है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पाकिस्तान में, उसे लेकर अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की। और ये भी एक बड़ी खबर बता दें आपको कि कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी भारत में होने वाली है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक होगी। इसका अर्थ यह है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी
दलों को दी जाएगी। राजनीतिक दलों तक हर जानकारी, हर डिटेल्स इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई पहुंचाई जाएगी। सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से कल सुबह 11 बजे बुला ली गई है। तो दो बड़ी खबरें, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी अमेरिकन नागरिक पाकिस्तान विजिट ना करे। जैसा कर्नल साहब बता रहे थे कि वो एक बीमार, आतंकवाद की दृष्टि से एक बीमार या उससे ग्रस्त देश है, तो जाहिर है वहाँ जाकर क्यों परेशान होना और किसी मुसीबत में फंसना। तो ये एडवाइजरी और एक सर्वदलीय बैठक जो एक दिन बाद होगी, राजनाथ सिंह इसको एड्रेस करेंगे और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो गुरुवार सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वकर्ता देश की सरकार ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी विस्तार से और सुझावों का, विचारों का भी आदान प्रदान होगा। जी जया। बिल्कुल, और इसी पर रिएक्शन ले लेंगे। राणा जी, क्या कहेंगे? सर्वदलीय बैठक और दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से तमाम अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। जैसा आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और मैं लगातार आपके साथ में बना हुआ हूँ, तो फिर भी कि पाकिस्तान तो पहले ही यानी ग्रसित बीमार देश है। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर कोई वहाँ घूमने गया, क्रिकेट टीमें खेलने जाती हैं, वो असुरक्षित हैं, तो पाकिस्तान में अभी की स्थिति में और जाना भी, जो अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी की है। और सर्वदलीय बैठक आज, इस पहले भी जब 1971 का युद्ध हुआ था, उस समय भी जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने भारत सरकार का, इंदिरा गांधी जी का पूरा साथ दिया था। और अभी जो स्थिति भारत की बनी हुई है कि हम पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो सारे जितने भी नेता हैं, अगर वो सच में देश के नेता हैं और अपने देश से प्यार करते हैं और देशभक्त हैं, तो उनको अपने देश के साथ खड़े होके सिर्फ सेना और सेना के पक्ष में बात करना चाहिए, ना ही सेना या फिर हमारे सरकार से अलग भाषा में बोलना चाहिए। कुछ नेताओं को मैंने देखा है कि वो आर्मी के लिए या फिर हमारे देश के सैनिकों के लिए प्रश्न उतारते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जो उनके बिल्कुल भी, हम इन चीज़ों को, मैं एक सैनिक होते हुए, मैं एक सैनिक हूं और मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि अगर आप राजनेता हैं तो आप अपना काम करिए और देश की सेनाओं को अपना काम करने दीजिए, उनके मोराल को इफेक्ट मत डालिए, उनके लिए कोई भी टिप्पणी मत करिए, ये आपका हक बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भारत के सभी जनप्रतिनिधियों को बोलूँगा कि आप सेना का समर्थन कर सकते हैं, उनके पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन आप उनको क्रिटिसाइज करने के लिए आप नहीं हैं। बिल्कुल, और ये कुछ नई तस्वीरें इस वक्त राणा जी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जिस समय कैबिनेट की ब्रीफिंग को प्रधानमंत्री अवगत करा रहे थे कैबिनेट के सदस्यों को कि क्या हमने किस तरह से अद्भुत ये काम किया है, जहां टेरर कैंप्स को हमने निशाना बनाया है, तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और देखिए, सबके चेहरे गर्व से और उत्सुकता से भरे हैं। राजनाथ सिंह भी शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें, तो ये कुछ देर पहले ये देखिए, मेजें थपथपाकर इस भारत के इस कदम की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कैबिनेट के ये सहयोगी हैं। और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एक पूरी समग्र कैबिनेट बैठी और उसका उद्देश्य एक ही था कि प्रधानमंत्री सबको ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से और कैसे भारत ने इसको लेकर एक डिसीजन लिया और डिसीजन को लेकर आगे बढ़ते हुए उसने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिसमें बड़ी क्वाइट और काम बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके बगल बहुत गंभीरता से बैठे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बिल्कुल चुप जैसी उनकी भूमिका है। देखिए आप किस तरह की एक बहुत कूल, ये फ़र्क होता है एक समझदार और ताकतवर मुल्क की बॉडी लैंग्वेज का। और उधर आप देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट मची है, हाय तौबा मची है
कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, इसका क्या अब आगे आप क्या अंजाम होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही कूल तरीके से हमारे कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी हैं, केंद्र सरकार की ये जो कैबिनेट है इसके तमाम सदस्य, राजनाथ सिंह जिस जोश से ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और अप्रिशिएट करते हुए कैबिनेट के सदस्य नज़र आ रहे हैं। तो ये भारत सरकार और भारतीय सेना का वो चेहरा है जो देश के नागरिकों को उम्मीदों से भरता है और उन्हें ये बताता है कि क्यों भारत भारत है, क्यों 140 करोड़ की आबादी का ये मुल्क दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में शुमार है, क्यों भारत दुनिया में हमेशा पीस लविंग देश के तौर पर तो पहचाना ही जाता है, लेकिन अब उसकी छवि एक ऐसे एग्रेसिव स्टेट की भी है कि अगर आपने उसको छेड़ने की कोशिश की तो वो आपके घर जाकर आपको अच्छे तरीके से छोड़ कर आएगा कि भैया आपने हमारे साथ जो किया अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर। और देखिए पीएम मोदी ने खुद ये बात कही, भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की उन्होंने तारीफ की है, भारतीय सेना को बधाई पीएम मोदी ने दी। और जब एक कैबिनेट बैठक हो रही थी तो यहाँ मौजूद तमाम मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी को बधाई दी है इस ऑपरेशन के लिए। और एक दर्द बहुत बड़ा है, पहलगाम हमले का जो दर्द है वो परेशानी बहुत बड़ी है। हालांकि न्याय दिलाने का प्रयास उन पीड़ित परिवारों को किया जा रहा है। 15 दिन के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल तरीके से करना, ये भारत की सफलता, भारत की रणनीतिक तौर पर जो सफलता है उसका परिचय देता है। और आज आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को जो कैबिनेट बैठक हुई थी, जब पीएम मोदी ने अपना सऊदी का दौरा रद्द किया था, और उसके बाद 15 दिन बाद आज जो कैबिनेट बैठक हो रही है, इन दोनों तस्वीरों में पीएम मोदी और कैबिनेट मिनिस्टर्स की बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर है। हालांकि दर्द है, दुख है हमले का, लेकिन संतुष्टि का भाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हमने बदला लिया और अभी और बाकी है। ये आखिरी कील नहीं है, अभी और बाकी है, अभी और भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये मैसेज देने का प्रयास तोमर जी किया जा रहा है पीएम मोदी के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये ऑपरेशन अभी जो है स्टार्ट हुआ है, और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इसको हमें और आगे लेके जाना है। और मुझे याद है एक पिक्चर आई थी अग्निपथ, जिसमें कि डैनी अमिताभ बच्चन को बोलता है कि मैं ताकतवर लोगों से ही दोस्ती करता हूं तो उससे मेरी ताकत बढ़ जाती है। और आपने देखा है कि अभी इज़राइल और अमेरिका इंडिया का दोस्त है और उसका डेफिनेटली हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और इस लड़ाई को हमको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर अगर हम इसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर इसका नेगेटिव इकोनॉमिक वो हमारे ऊपर पड़ेगा। और पाकिस्तान कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, वो 3-4 दिन ही लड़ सकता है। और अगर हम उनके ऊपर मिसाइल अटैक करते हैं तो मेरे को लगता है 1-2 दिन में पाकिस्तान पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा और इसका पूरा बेनिफिट भारत को मिलेगा। निश्चित तौर पर पाकिस्तान में इतनी ताकत भी नहीं है, ना उसके पास इतना राशन पानी है, ना ऐसे वेपन्स हैं कि वो भारत के सामने टिक पाए। लेकिन आज का दिन और 22 अप्रैल की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले के बाद अपना रिएक्शन दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि छोड़ेंगे नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, बदला तो लिया जाएगा। सुनिए जरा पीएम मोदी ने उस वक्त क्या कहा था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने इस बड़े डेवलपमेंट के बाद भी एक कार्यक्रम में शामिल होकर ये भी बताया कि भारत के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भारत ने वही किया जो उसका कर्तव्य था, जो उसका धर्म था। और भारत ने ये करके वो बड़े कूल और क्वाइट बहुत कूल होकर वो अंतरिक्ष
विज्ञान से जुड़े एक कार्यक्रम में जया देखे गए और बहुत कूल तरीके से वो अपनी बात रखते नजर आए। और अभी भी पूरी कैबिनेट की बैठक में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री की जबकि पूरी रात वो जगे हैं, पूरी रात उन्होंने मॉनिटरिंग की है, पूरी रात वो अपडेट लेते रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले के सबसे बड़े जवाबदेह और सबसे देश को बताने वाले, अपने कैबिनेट एसोसिएट्स को बताने वाले, राष्ट्रपति को बताने वाले, विपक्ष को बताने वाले, अगर कोई एक व्यक्तित्व होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। सबसे अधिक दबाव होता है इस समय प्रधानमंत्री पर। एक एक कदम ठीक दिशा में उठेगा, ये एक दिन दो दिन की नहीं, बहुत चतुराई से, बहुत बुद्धिमानी से, बरसों की तैयारी का सिला होता है जब आप अपने सैन्य कमांडर्स के साथ बैठते हैं, तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ बैठते हैं। और भारत की ये बड़ी ज़बरदस्त लीगेसी है कर्नल सर कि हमारी सेना की महत्वाकांक्षा अगर कोई है तो वो महत्वाकांक्षा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। डेफिनेटली देखिए 65 वॉर भी हमने जीता, 71 भी जीता, कारगिल वॉर भी जीता। उसके बाद चाइना ने हमें अटैक किया था लद्दाख में, तो वहाँ पर भी हमने चाइना को हमने वहाँ पे उनको डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया वहाँ पर। और उसके बाद जो एक कंपैरिजन हुआ था चाइनीज़ ट्रूप्स का और इंडियन ट्रूप्स का, तो बाद में मालूम चला कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो हमसे कमज़ोर हैं और वो उनमें क्या है कि उनका विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनके आईसाइट में भी प्रॉब्लम है। और हमारी जो फ़ौज है उनकी फ़ौज से ज़्यादा मजबूत है, हमारे ट्रूप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और इस कारण से जो है हमने उनको मात दी है। तो ये तो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो इसका डेफिनेटली हम लोगों को सबको फ़ायदा लेना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस बार एकदम कॉर्नर करके हमको उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले लेना चाहिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस लड़ाई को और आगे एस्केलेट करें और पूरी तरीके से एस्केलेट करें एंड वी शुड फाइट वॉर इन देयर कोर्ट। मतलब पाकिस्तान में कोर्ट करना, हमको क्लोज फाइट नहीं करना है, हमको पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना है, हमको ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल फाइट करना है, मिसाइल्स फायर करनी है, जैमर्स यूज़ करने हैं, जैमर्स हमने यूज़ किए हैं एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो इसमें हमको इकोनॉमिक बूम मिल जाएगा और भारत उसके लिए तैयार भी है। तोमर जी, पूरी तरह से उतनी ताकत भारत रखता है। राणा सिंह जी, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा, पहले जो एयर स्ट्राइक हुई है, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या हम एयर स्ट्राइक की बात करें, और उसके बाद 16, 19 और 2025 की ये एयर स्ट्राइक, कितना अंतर आप इसमें देखते हैं? ताकत के तौर पर, भारतीय सेना के शौर्य के तौर पर कितना अंतर पाते हैं आप इसमें और उस एयर स्ट्राइक में? मैं पहले बोलूं कि सेना वही है, उनका जोश वही है, उनका शौर्य वही है। ये आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है कि वो कैसे अपनी सेनाओं को कैसे अपनी रणनीतिक तरीके से कैसे इस्तेमाल करती हैं। और जो चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या अभी जो हमने ये जो स्ट्राइक किया है 9 आतंकवादी ठिकानों पर, तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही बात करूंगा कि जितनी भी ये जीत हैं, क्योंकि भारत के सैनिक तो सिर्फ लड़ना जानते हैं और हमको जो हमारी ट्रेनिंग है, जैसे अभी साहब बता रहे थे कि चाइनीज़ सैनिक ज़बरदस्ती के सैनिक होते हैं, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता है और वो उनको जब बॉर्डर में भेजा जाता है तो वो रोते हैं। और हमारे सैनिकों को बोला जाए कि अगर उनको बोला जाए कि भाई तुमको रुकना है, यहाँ पे बेस में रुकना है, फॉरवर्ड में नहीं जाते हैं, तो सारे के सारे वॉलेंटियर रहते हैं, नहीं भैया मेरे को फॉरवर्ड में जाना है, मेरे को आगे जाना है। तो ये अंतर है भारत के सैनिकों को में और बाकी मुल्कों के सैनिकों में। तो हम तो केवल इतना जानते हैं, न सत्ता न सुख न सुंदरी, माँ दे बस इतना वरदान, फिर आऊँ फिर लड़ूँ और फिर हो जाऊँ तुझ पे कुर्बान। तो हम तो हर बार भारत माता से यही बोलते हैं कि भारत माता हर बार हमको पैदा करना, हर बार भारत में पैदा हो और हर बार सैनिक बन के पैदा हो और तुझ पे कुर्बानी दे। ये हमारी सोच है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी पर एक बहुत सुंदर कविता है,
एक महान आत्मा जो मध्य प्रदेश से ही रहे और अद्भुत कवि रहे और राष्ट्र चिंतक और फ्रीडम फाइटर भी रहे, माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। एक देखिए, एक पुष्प की अभिलाषा क्या है कि नहीं, मैं किसी सुंदरी के बालों में गूथा जाने की अभिलाषा नहीं रखता। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं कि प्रभु के सर माथे चढ़कर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो क्या सोच है, क्या बात है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, जिसे न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पर पशु निरा है और मृतक समान है। तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि जिसे निज गौरव और राष्ट्र का अभिमान नहीं है, वो जीवित ही नहीं है, वो तो पशु के समान है। और कितना सुंदर संस्कृत का वो श्लोक है जो प्रभु श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब वो अयोध्या को देखते हैं तो कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये स्वर्ग से भी बेहतर है भारत, ये स्वर्ग से भी बेहतर है, इसीलिए ये भारत है, इसीलिए ये भारत है। जया, बहुत खूबसूरत लाइंस आपने बोली है सर। इन पंक्तियों के जरिए सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, हर भारतीय के आंखों में जो एक सपना होता है वो इन चंद पंक्तियों के जरिए आप समझ सकते हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।